इस जल प्रलय में यह कहानी बाढ़ से रिलेटेड है, जहां लेखक कहते हैं, हेलो, मेरा नाम फणीश्वर नाथ रेणु है। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल महानंदा और गंगा की बाढ़ से परेशान लोग रहने आते थे। मुझे तैरना नहीं आता था, लेकिन मैं रिलीफ वर्कर की पोस्ट पर था और मैं बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम कर चुका हूँ। जब मैं गांव में रहता था तब मैं खुद कभी बाढ़ पीड़ित नहीं बना, लेकिन 1967 में मैं जब पटना में रहता था तब मैं भी बाढ़ का पीड़ित बन गया था। पुनपुन नदी का पानी सभी जगह फैल रहा था। मेरे शहर में भी पानी आने वाला था। तब मैं आलू, मोमबत्ती, पीने का पानी इकट्ठा करके बाढ़ का इंतजार करने लगा। सुबह तक मुख्यमंत्री आवास और राजभवन पानी में डूब गया था और दोपहर तक गोल घर भी पानी से घिरा हुआ था। शाम को मेरा मन हुआ देखकर आते हैं पानी कहाँ तक आ गया है। बहुत लोग पानी देखने मोटरसाइकिल, कार, पैदल से भी जा रहे थे, तो मैं भी रिक्शा से निकल पड़ा अपने दोस्त के साथ देखने। शाम को लोग पानी की दुकान के पास न्यूज सुन रहे थे। आज की ताजा खबर, होटल पैलेस, इंडियन एयरलाइंस सब पानी में घिर गया है। लोग पहले जैसे नॉर्मल थे, बस अपने सामान इधर उधर कर रहे थे कि पानी में ना भीग जाए। जनसंपर्क की गाड़ियां लोगों को चेता रही थी, भाइयों, ऐसी संभावना है कि रात के 12 बजे तक बाढ़ का पानी राजेंद्र नगर में घुस सकता है, आप सावधान हो जाइए। रात को देर तक जागने के बाद मैं सोना चाहता था, पर नींद नहीं आ रही थी, तो मैं सोचा कुछ लिख लेता हूँ। तभी मेरे दिमाग में कुछ पुराने ख्याल याद आने लगे। 1949 में महानंदा की बाढ़ बहुत कहर मचाया था। तब मैं बीमार लोगों को नाव पर चढ़ा कर कैंप ले जा रहा था। तब मैं आगे बढ़ा तो लोग स्टेज पर चढ़कर मछली पकाकर खा रहे थे और मनोरंजन डांस कर रहे थे। ऐसी स्थिति में भी लोग दुख भूलकर मजाक कर रहे थे। मुझे 1947 की भी याद आती है, जब पूर्णिया में बाढ़ आई थी। तब मैं नाव पर अपने गुरुजी के साथ दवा, केरोसिन तेल आदि चीजें बांट रहा था। इस तरह पुरानी बात याद करते करते बहुत ज्यादा रात हो गई थी, तो मुझे नींद आ गई। पानी भी अभी तक नहीं पहुंचा था मेरे घर तक। सुबह जब लोग चिल्ला रहे थे तब मैं जागा। पानी मोहल्ले तक आ गई थी। आज तक मैंने बहुत बाढ़ पीड़ितों की मदद किया था, लेकिन अचानक पानी का चढ़ जाना मैंने पहली बार अपने जीवन में देखा था। मैं यह सब देखकर तुरंत छत पर चढ़ गया। मैंने सोचा इस दृश्य को कैमरा में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, पर मेरा पास तो कैमरा ही नहीं था। फिर सोचा कुछ लिख लेता हूँ, पर पेन भी तो नहीं था मेरे पास। तो मैं लिखने के जगह लोगों की मदद करने लगा और कुछ समय बाद बाढ़ खत्म हो गया। तो क्या, एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। मेरा नाम मृदुला गर्ग है। मैंने इस कहानी में मेरी परदादी, नानी, माँ, अपनी बहनों के बारे में बताया है। मेरी एक नानी थी मतलब अब नहीं है। मेरी माँ की शादी से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। मैंने अपनी नानी से कभी कहानियाँ नहीं सुन पाई और कहा जाता है कि मेरी नानी अनपढ़ और पर्दानशी औरत थी। पर्दानशी मतलब घूंघट में रहने वाली। मेरी नानी के पति शादी के तुरंत बाद मेरी नानी को छोड़कर दूसरे देश बैरिस्ट्री चले गए थे पढ़ने के लिए। जब मेरी माँ का उम्र 15 साल की थी तब नानी ने खुद को मौत के करीब पाया। मौत सामने होने पर भी वह अपनी इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की चिंता हुई, तो उन्होंने तुरंत मेरे नाना से कहा, माफ कीजिएगा, मैं पहली बार अपने घूंघट से बाहर निकलकर कुछ बोल रही हूँ क्योंकि मेरी मौत करीब है। आप अपने दोस्त प्यारेलाल शर्मा को बुला दीजिएगा। प्यारेलाल शर्मा एक फ्रीडम फाइटर थे।
पापा ने तुरंत अपने दोस्त को बुलाए। अब जो माँ कहने वाली थी वह हैरान करने वाला था। मुझे वचन दीजिए, मेरी इकलौती बेटी का शादी आप करवाएंगे। मेरे पति तो साहब हैं, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी का शादी कोई साहब करवाए। आप अपने जैसे आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। माँ, आपको कुछ नहीं हो सकता, माँ का जगह कोई नहीं ले सकता। जान उनकी जा रही थी और चिंता मेरी कर रही थी। वे सच्ची देशभक्त थी, तभी तो मेरी माँ को देशभक्त के साथ शादी करने को कहे। इस तरह माँ का शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने का अपराध में ICS का एग्जाम देने को ही नहीं मिला था। मेरी माँ नानी गांधी जी के जैसा सादा उच्च विचारों वाला जीवन जीने का आदी हो गए थे। मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे, वे सिर्फ नाम के ही हिंदुस्तानी रह गए थे, बाकी तो चेहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सबसे वो अंग्रेज ही थे। मजे की बात यह है कि गांधी, नेहरू या मेरे पिताजी के घर वाले या फिर आजादी के जंग लड़ने वाले ही क्यों ना हो, सभी अंग्रेजों के बड़े प्रशंसक थे, तारीफ करने वाला। मैंने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा पाया ही नहीं। वे कभी हमें दुलार या लाड प्यार दी ही नहीं, हमारे लिए कभी खाना भी नहीं बनाई और ना ही उन्होंने कभी हमें अच्छी पत्नी या बहू होने का सीख दी। उनका ज्यादातर समय किताबें पढ़ने में गुजर जाता था, बाकी बचा हुआ समय वे गाना सुनती थी। ये सारा काम वे बिस्तर पर पड़ी ही करती थी। घर में पिताजी माँ की भूमिका निभा लिया करते थे। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हर व्यक्ति को फ्रीडम दिया गया था। इस फ्रीडम का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और एक छोटा सा भाई राइटर बन गए। जब मेरी माँ पहली बार प्रेग्नेंट हुई तब मेरी दादी मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी, मेरी बहू का पहला बच्चा लड़की हो भगवान, क्योंकि इस घर में हमेशा से पहला बच्चा लड़का ही पैदा होता आया। पर दादी की मन्नत भगवान ने कुछ ऐसे सुनी कि एक के बाद एक करके 5 बच्चियों ने जन्म ले लिया था। एक बार घर के सभी लोग बारात में गए हुए थे, केवल दादी ही घर में थी। तभी घर में चोर घुस गया। जोर से आवाज करने के चलते उनकी नींद खुल गई। बेटा को है, मुझे 1 लोटा पानी दे दो, जान जा रही है। बूढ़ी दादी की हट के कारण उस चोर को पानी लाना पड़ा और वह कुआं से पानी ले आया। दादी आधा लोटा पानी खुद पी और आधा लोटा पानी चोर को पिला दी। अब हम माँ बेटे जैसे हो गए हैं। अब तुम चोरी करो या खेती करो, सोचना तुम्हारे ऊपर है। उनकी बात मानकर चोर बेचारा चोरी छोड़कर खेती करने लगा। मेरी दादी अच्छा चोर को ठीक कर चुकी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजादी के जश्न में डूबा हुआ था। तब मैं बीमार हो गई थी। तब मैं 9 साल की थी ना। मेरे और मेरे पिताजी के अलावा घर में कोई नहीं था। सब इंडिया गेट गए थे जश्न बनाने। मुझे कोई नहीं ले गया। तब पिताजी मुझे ब्रदर्स कारम जोक नाम का उपन्यास दे दिए और मैं उपन्यास पढ़ने लगी। ये मेरे परदादी की मन्नत का ही असर रहा होगा कि मैं और मेरी 4 बहनें लड़की होकर भी कभी हीन भावना का शिकार नहीं हुए। पहली लड़की जिसके लिए मेरी परदादी मन्नत मांगी थी वह मैं नहीं थी, मेरी बड़ी बहन थी जिसका नाम मंजूर भगत था। घर का नाम रानी था। दूसरे नंबर पे मैं जिसका नाम उमा था और तीसरे नंबर पर गौरी। वह राइटर नहीं थी, बाकी सब छोड़ के मेरे भाई बहन सब राइटर ही थे। उसके बाद दोनों बहनों का नाम रेणु और अचला था। हम 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम राजीव था। मेरी शादी हो गई और मैं शादी के बाद बिहार के छोटे कस्बे जिसका नाम डालमिया नगर था वहाँ चली गई। यहाँ की एक खराब बात यह है कि शादीशुदा होने के बाद भी पति पत्नी फिल्म देखने जाते थे तो एक साथ नहीं बैठते थे, अलग अलग सीट पे बैठते थे। मैंने साल भर के अंदर इस प्रथा को खत्म किया। नाटक शो करने लगी जहाँ एक्टिंग करने के लिए कोई भी आता जाता था।
अब मैं कर्नाटका चली आई। अब मेरे 2 बच्चे हो गए थे जो स्कूल जाने लायक के हो गए थे, लेकिन वहाँ पर कोई अच्छा स्कूल ही नहीं था। तो क्या मैंने स्कूल खोल दी जिसमें बहुत बच्चे पढ़ने आते हैं। कहानी खत्म। इस कहानी से तो एक ही मूवी बन सकता था, लेकिन एक वीडियो बनाकर काम चलाना पड़ रहा है। चलो कोई नहीं, बाय। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते ठीक ही होंगे। आज हम देखने वाले हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑपरेशन होने वाला है क्या भाई? वीडियो में कॉमेडियन होना जरूरी है क्या? अरे रीढ़ का हड्डी एक चैप्टर है क्लास 9 का। ओह अच्छा भाई, तो चलो चैप्टर पढ़ते हैं। मामूली तरह से सजाया हुआ ये कमरा है। दरवाजा से आते हुए जिन महाशय नजर आ रहे हैं वे आधे उम्र के मालूम होते हैं। एक बैठने की चीज को वे और उनका नौकर धीरे धीरे कमरा में ला रहा है। अबे धीरे धीरे चल, बस 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 यहीं रुक। बिछा दो साहब। तो और क्या करेगा, जब दिमाग बढ़ रहा था तो वहाँ देरी से पहुँचा था ना। ही। ये है राम स्वरूप। इनकी बेटी को शादी के लिए लड़के वाले देखने आ रहे हैं। बहुत मजा आएगा, आगे देखो। आओ प्रेमा, कमरा अच्छा से सजा है ना? यह सब छोड़िए, वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा मुंह फुलाए बैठी है। मुंह फुलाए बैठी है? जैसे तैसे करके तो ये लोग पकड़ में आए हैं। कहीं ये लोग भी चल जाए तो मुझे दोष मत देना। तो मैं क्या करूं? तुम्ही ने तो उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर पर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में ये पढ़ाई लिखाई आती ही नहीं है। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, बहुत हो गया। ऐसी क्या बात है तुम्हारी बेटी में, बीए पढ़ा दिए हैं। चपर चपर बक 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 बक। तुम्ही ने तो कहा था जरा ठीक ठाक करके लाना उमा को। आजकल तो लड़की कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, बिना टिम टिम चमक के कोई पूछता ही नहीं। इसलिए मैंने उसको पाउडर ऑर्डर दिया, पर वह कुछ लगाते ही नहीं है। ना जाने कैसा दिमाग है उमा का, वरना आजकल की लड़कियां के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। कमरा को सजाया गया, बाजा सितार वगैरह को भी लाया गया। इसके बाद देखने आ रहे हो कौन है और कैसे है जी? लड़का का बाप का नाम गोपाल प्रसाद है और लड़का का नाम शंकर है। बाप पढ़ा लिखा वकील है, सभा सोसाइटी में भी जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है, पर मैं करूँ क्या, शादी भी तो करनी है ना। और लड़का कैसा है? बीएससी करने के बाद लखनऊ में पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। आखिरी 1 साल ही बचा है पढ़ाई का। तभी राम स्वरूप जी का नौकर आता है और कहता है लड़के वाले आ गए हैं। बाबूजी बाबूजी, लड़के वाले आ रहे हैं। अच्छा तुम जाओ प्रेमा, जाओ जाओ, चाय बनाओ। आइए 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 गोपाल जी, आइए आइए, इधर बैठिए, आइए आइए। मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, टांगे वाले जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था ना, रास्ते कैसे नहीं मिलती। और कहिए शंकर बाबूजी, कितने दिनों की छुट्टियां हैं कॉलेज में? जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में आया हूँ। आपके कोर्स कॉलेज खत्म होने में तो अब साल भर रह गया होगा ना? जी यही कोई 1-2 साल। साल 2 साल? एक आध साल मार्जिन रखता हूँ, कहीं फेल हो गया तो। बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। हमारा जमाना था 12-12 कचौड़ियाँ खा के पचा देते थे, फिर भी भूख वैसे ही वैसे रहती थी और तंदुरुस्त भी रहते थे। जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए। बिजनेस, अच्छा, शादी की, अच्छा, लेकिन पहले कुछ नाश्ता तो कर लीजिए। अरे यह सब क्या तकलीफ कर रहा है? तकलीफ की क्या बात है, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ आए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ कीजिएगा, मैं अभी आता हूँ। आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी अच्छा है। अब पता चल जाए लड़की कैसा है। जी पापा, झुककर क्यों बैठते हो? शादी तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। आखिर आप माने नहीं। सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी।
सरकार को खूबसूरती पर टैक्स लगाने चाहिए। मजाक नहीं साहब, बस औरतों पर छोड़ देना चाहिए कि वह कितनी सुंदर है, उस हिसाब से टैक्स दे। इसके बाद सरकार की आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपका क्या राय है शंकर बाबू? किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती कितना मायने रखना चाहिए। यह बात दूसरी है रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लड़की की खूबसूरत होना बहुत ज्यादा जरूरत है। आपकी लड़की ठीक तो है ना? जी हाँ, वह तो अभी आप ही देख लीजिएगा। हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो रखने नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरे को। बस ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक यानी 10 पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? जी हाँ, को नौकरी थोड़ी न करवाना है। नौकरी का तो कुछ सवाल ही नहीं उठते, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। रामस्वरूप जी गोविंद जी को नहीं बताते हैं कि उमा BA पास यानी ग्रेजुएशन पास कर चुकी है। अभी और मजा आएगा, देखो देखो। और क्या साहब, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी पत्नी भी ग्रेजुएट लाइए। लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है। अरे मर्दों का काम है पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने लगे, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले, तो हो गई घर संभालना। साहेब, मोर के पंख होते मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते शेरनी के नहीं। जी हाँ बिल्कुल, मर्द के मूंछ होते हैं और औरतें के थोड़ी ना। तो रुकिए, उमा को बुला कर लाता हूँ और आपके लिए पान भी ला देगी। यह लीजिए पान। जैसे उमा बाप बेटे को पान देती है तो दोनों उसके चश्मे को देखकर चौंक जाते हैं। चश्मा पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं लगी ना? नहीं, वह तो पिछले महीने उसकी आंख दर्द कर रही थी तो कुछ दिनों के लिए लगा है, उतर जाएगा। अच्छा बैठो बेटी। चाल तो ठीक है, चेहरे पर चमक भी है। कुछ गाना बजाना सीखा है? जी हाँ, गाना भी बजा लेती है और सितार भी। सुनाओ तो जरा उमा। क्यों, क्या हुआ? गाना तो पूरा करो। नहीं साहब, बहुत अच्छा बजाती है। तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी हो? हाँ, वो तो बताना भूल गया मैं। वो जो फोटो टंगी हुई है ना, हाँ, वो कुत्ते वाली इसने ही बनाई है। और सिलाई वगैरह? सिलाई में तो यह सबसे अच्छी है, सारे कपड़े यही सिलती है। ठीक है। तुमने कुछ इनाम उनाम भी जीते हैं कि नहीं? जवाब दो उमा, थोड़ा शर्माती है ना। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी टेबल ही बिकती है तो दुकानदार कुर्सी टेबल से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदने वालों को दिखा देता है। पसंद आए तो ठीक है, वरना निकल, पहली फुर्सत में निकल। उमा, ए चुप रहो। बोलने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि लड़कियों के दिल नहीं होती, इनकी फीलिंग इनकी और मेरी फीलिंग नहीं होती। बाबू रामस्वरूप, आपने मुझे इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है क्या? जी हाँ, हमारी इतनी देर से बेइज्जती हो रही है सुनी। और जरा अपने साहबजादे से पूछिए, पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल में इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और किस तरह नौकरानी के पैर पकड़कर अपना मुंह छिपा कर वहाँ से भागे थे। लड़कियों के कॉलेज में? मतलब तुम पढ़ी लिखी हो उमा? जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैं BA पास हूँ, कोई पाप नहीं किया मैंने। बहुत हो गया रामस्वरूप, हम लोग का बहुत बेइज्जती हो गया, हम लोग जा रहे हैं। जी हाँ, जाइए जरूर, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं है, यानी बैकबोन। रीढ़ की हड्डी का मतलब यह है कि यह लड़का शंकर उमा के काबिल है भी कि नहीं है। अब उमा रोने लग जाती है। अरे ओ माँ मत रो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। आज हम देखने वाले हैं माटी वाली। बहुत ज्यादा इमोशनल कहानी है, बहुत ज्यादा। आपको कैसा लगा देखकर जरूर बताइएगा। यह कहानी है उत्तराखंड के टिहरी शहर की, जहां टिहरी डैम बनाया गया है और यह डैम बनाने समय एक गांव को खाली करवा दिया गया, तो इससे लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। यह है माटी वाली। एक घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाट्य कद की एक हरिजन बुढ़िया। इसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर में कई घरों में चूल्हा का जलना तक मुश्किल हो जाएगा।
ये माटी वाली लाल मिट्टी बेचती है, जिससे लोग अपना चूल्हा की निपाई करते हैं यानी पेंट करते हैं। इसके अलावा घर भी मिट्टी के बने होते हैं ना, तो घर के दीवार को भी लाल मिट्टी की मदद से पेंट किया जाता है यानी लिपाई किया जाता है। इस शहर में ऐसा कोई ना होगा जो इस माटी वाला को ना जानता हो, और यह भी सभी घर वालों को अच्छे से जानती है। यह इस शहर के एक मोहल्ले के आखिरी बने घर पर जाती है। तभी एक 9-10 साल की लड़की आती है और बोलती है, मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना, अभी आती हूँ बेटी। तभी घर की मालकिन बोलती है, माटी वाली, अपने माटी को आंगन के उस कोने में उतार दो। तुम बहुत भाग्यशाली हो, चाय के टाइम पर हमारे घर पर आई हो। मालकिन अपनी रसोई गई और 2 रोटियां लेते आई और माटी वाली को देकर फिर रसोई चली गई। माटी वाली ने एक रोटी अपने पास बांध कर रख ली और दूसरी रोटी को हाथ में पकड़ कर रखी। फिर घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। अभी घर में सब्जी साग कुछ नहीं है, यही चाय के साथ रोटी खा लो। चाय तो बहुत अच्छा है ठकुरानी, तुमने अभी तक यह पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं। पूरे बाजार में किसी के घर में नहीं मिलेगा यह पीतल का गिलास। इस गिलास के खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए हैं। पुरखों की मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ यह पीतल के गिलास कैसे बेच दूं? वैसे भी बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो तो दाम सुनकर दिमाग ही चकरा जाता है, और ये खरीदार कम पैसा देकर यह खरीद कर हमसे ले जाते हैं। मैं तो यह सोचकर पागल हो रही हूँ माटी वाली कि अब इस उम्र में इस शहर को, इस घर को छोड़कर हम लोग कहाँ जाएंगे। ठकुराइन जी जो जमीन जायदाद के मालिक हैं वे तो कहीं न कहीं चले जाएंगे, पर मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई नहीं है। डैम बनने की वजह से सबको अपना घर खाली करना है ना। माटी वाली अब जाने लगती है। तभी बगल वाला घर की मालकिन बोलती है, कल हर हालत में मेरे घर पर मिट्टी लेते आना। ये लो 2 रोटियां, कल लाओगी ना मिट्टी, उसके लिए। बुढ़िया या रोटी को भी बांध कर रख लेती है। आप यह सोच रहे होंगे कि माटी वाली क्या करेगी यह रोटी का। यह अपने बूढ़े पति के लिए रोटियां बचा कर रखती है। बुढ़ा मेरा इंतजार कर रहा होगा, मेरे घर पहुंचते ही वो खुश हो जाएगा। घर जाकर उसे रोटियां दे दूंगी। साग सब्जी तो कुछ नहीं है मेरे पास अभी। इसका गांव शहर से 1 घंटे की दूरी पर है। यह सुबह अपने घर से निकल जाती है और पूरे दिन माटा खाना से मिट्टी खोद कर बेचती है। उस मिट्टी के बदले रोटी मिलता है, अपने घर ले जाती है। हाँ, सिर्फ रोटियां नहीं दूंगी, 1 पाव प्याज भी खरीद कर ले जाती हूँ। उसको कूट कर दे दूंगी, खा लेगा। बूढ़ा तो 1 रोटी खाता है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 रोटी खाएगा। पछताने ना उसको, बाकी का रोटी मैं खा लूंगी, काम चल जाएगा दोनों का। जैसे यह माटी वाली घर पहुंचती है तो इसका बूढ़ा खुश नहीं होता। मैं आ गई। अरे आज ये चौका क्यों नहीं, खुश भी नहीं हुआ, है डोल भी नहीं रहा है। माटी वाली का बूढ़ा अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। अब इस रोटी का किसी को जरूरत नहीं था। अरे उठिए, इतनी बड़ी दुनिया में मुझे कहाँ छोड़कर चले गए हैं आप। हे भगवान, मुझे कैसे छोड़कर चले गए, मैं अब क्या करूँगी। इसके बाद टिहरी डैम के साहब ने इससे पूछा, तुम कहाँ रहती हो? तुम अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। यह माटी वाला का अपना कोई घर नहीं था। यह गांव के एक ठाकुर की जमीन में झोपड़ी बनाकर रहती थी। अच्छा, तो घर नहीं है, माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान चलाती हूँ माटी साहब। वह माटा खाना तेरे नाम पर है ना? नहीं साहब, माटा खान तो मेरी रोजी रोटी है। बुढ़िया, हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी रोटी का नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, या तो तुम्हें खुद ही तय करना होगा। टिहरी डैम यानी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया, जिससे पानी बहता था, एक जगह रुकता नहीं था। अब शहर में पानी भरने लगा। शहर में आपाधापी मच गई। लोग अपने घर को छोड़कर कहीं और जा रहे थे। माटी वाली अपने घर यानी झोपड़ी के बाहर बैठी रहती है।
तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। आज हम देखने वाले हैं किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। इस चैप्टर के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह, यही है। यह हिंदी में कविता और कहानी कैसे लिखने लगे यही बताएंगे। एक ऐसी बात मुझसे कह दिया गया कि मैं जिस हालत में था, जो कुछ मेरे पास 5-7 रुपए थे, उसी को लेकर मैं दिल्ली आ गया। मैंने तय कर लिया कि हाँ, अब मुझे काम करना है। दिल और दिमाग में पेंटिंग था, लेकिन काम करने से पहले मुझे पेंटिंग सीखना भी तो था। तो मैंने वकील आर्ट स्कूल में एडमिशन करा लिया फ्री में। मेरा शौक पेंटिंग में था, यह देखकर वे पैसे नहीं लिए। तो मैंने दिल्ली के करोल बाग में सड़क के किनारे रहने के लिए एक रूम ले लिया और वहीं से मैं रोज सुबह स्कूल जाने लगा। स्कूल जाते समय रास्ते में मैं कभी कभी चलते चलते ड्राइंग भी बना लिया करता और कभी कभी कविताएं भी लिखता। मैं अंग्रेजी या उर्दू में लिखता था। यहाँ दिल्ली में रहने और खाने के लिए मेरा भाई तेज बहादुर कभी कभी कुछ पैसे भेज दिया करता था और कभी कभी मैं साइन बोर्ड पेंट करके कुछ पैसे कमा लिया करता था। चित्र बनाने में मैं बिजी तो रहता था, पर अंदर से बहुत दुखी रहता था। एक बीमारी ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी से इनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। मुझे बोलने दो यार। दिल्ली की सड़कों पर अकेला, एकदम अकेला घूमता रहता हूँ और फिर अपना घर आकर अकेलापन में ही रहता हूँ। एक दिन मैं अपना क्लास खत्म करके वहाँ से घर चला गया, तभी स्टूडियो में बच्चन जी आए। बच्चन जी मतलब अमिताभ बच्चन नहीं, उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन। वो भी कविता बहुत अच्छी लिखते थे। वे मेरे लिए एक नोट यानी लेटर छोड़ गए। मुझे अभी याद नहीं है उसमें क्या लिखा हुआ था। मेरी एक बहुत बुरी आदत है यार, मैं पत्रों का जवाब ही नहीं देता हूँ। लेकिन मैंने एक कविता सोनेट लिखकर बच्चन जी को भेज दिया। अब मैं दिल्ली से देहरादून आ गया, क्योंकि वकील आर्ट स्कूल के मालिक शारदा चरण जी ने देहरादून में पेंटिंग क्लास खोले थे। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, पेंटिंग क्लास खोले हैं। थैंक्स शमशेर। लेकिन यह पेंटिंग क्लास बंद हो गई। मैं सोचता हूँ कि किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट नहीं है। एक दिन बच्चन जी देहरादून आए। देहरादून में इसी साल इतनी जोर से आंधी आई कि बड़े बड़े पौधे गिर गए। बच्चन जी इसी आंधी में गिरते हुए पेड़ के नीचे आ जाने से बाल बाल बचे हैं। एक और बात याद आ रही है। एक रात इलाहाबाद में बच्चन जी किसी के यहाँ आ गए थे मेहमान बनकर, और उनको वहाँ से कहीं और निकलना था। उस रात बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। भाई हरिवंश राय बच्चन, इस वक्त तो ना कोई कुली है ना कोई तांगे वाला, कैसे जाओगे। सुबह तक रुक जाओ, सुबह चले जाना। नहीं, मुझे जाना होगा। वे अपने पीठ पर सामान रखे और स्टेशन की तरफ निकल गए। अब मैं देहरादून से इलाहाबाद आ गया। इलाहाबाद मुझे बच्चन जी ही खींच कर लाए हैं। उन्होंने मुझसे कहा, तुम यहाँ देहरादून में रहोगे तो मर जाओगे, चलो इलाहाबाद और वहीं पढ़ना। मैं इलाहाबाद आया तो बच्चन जी के पिता यानी हरिवंश राय जी के पिता, वे मेरे लोकल गार्जियन जैसे हो गए और मुझे उर्दू फारसी सिखाएं। और बच्चन ने मुझे कॉलेज में डाल दिए और कहें, देखो जब भी तुम काबिल हो जाओ, मतलब जब भी तुम्हारी नौकरी लग जाए तो पैसे वापस कर देना, तब तक तुम चिंता मत करो। ना मैं कभी इस काबिल हुआ, ना मैंने कभी चिंता की, कभी कुछ नहीं कमाया मैं। कुछ दिन बाद मुझे हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट मिल गई। मुझे फ्री में मिल गई, जिससे मैं ट्रांसलेशन यानी अनुवाद का काम करता था। तब मुझे एक बात समझ में आई कि मुझे अब हिंदी में कविता लिखनी चाहिए। लेकिन मैं हिंदी को बहुत पहले ही छोड़ चुका था, सब कुछ भूल गया था। इलाहाबाद आने से पहले 1933 में मैं कॉलेज में एग्जाम देने नहीं गया, छोड़ दिया यार, पढ़ना लिखना नहीं मुझे। लेकिन तब तक मेरी कुछ लिखी हुई रचना सरस्वती और चांद में छप चुकी थी। अब 1933 से 1937 तक मैंने कुछ हिंदी ही नहीं लिखी, इंग्लिश लिखी, इसलिए मुझे बहुत दुख है। लेकिन 1937 में मैंने फिर हिंदी लिखना शुरू किया। शायद मुझे बच्चन जी इसलिए इलाहाबाद लाए होंगे हिंदी सिखाने, और फिर से कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। अब हम मिलके हिंदी लिखने लग गए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगल बगल जो वीडियोस को देख लीजिए। और क्या, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।